नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। वर्तमान में एसडीएम पुष्प राजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में पदस्थ। मैं आज आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में जो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का सिलेबस है उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में से कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर भी तैयारी कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की यहाँ से। सबसे पहले हम बात करें हमारे प्रीलिम्स एग्जाम की, प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा में हमारे 2 यूनिट्स हैं, 5th यूनिट और 6th यूनिट, जो पॉलिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कुल 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट से हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो हमारे जीएस फर्स्ट पेपर के आधार पर ही बनती है, जनरल स्टडी के आधार पर ही। इसलिए हर यूनिट पर हमको डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग एक यूनिट से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक यूनिट से 2 क्वेश्चन। इस बार हमारे सिलेबस में निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। इस आधार पर देखा जाए तो पॉलिटी के हमारे प्रीलिम्स में 2 यूनिट है, एक यूनिट 5th है और एक यूनिट 6 है। हम यूनिट 5th की बात करें तो यूनिट 5th के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है और पार्ट बी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। सेम हमारा जब यूनिट 6 की बात करते हैं, यूनिट 6 हमारा पहला पार्ट हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। जो 5th यूनिट है वो रिलेटेड है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और जो 6th यूनिट है वो रिलेटेड हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे 5th यूनिट और 6th यूनिट दोनों को मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि पार्ट ए से 5 क्वेश्चन मान सकते हैं, पार्ट बी से 5 क्वेश्चन। सेम यूनिट 6 से हम 5 क्वेश्चन पॉलिटी के मान सकते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी से। हम अब यदि डिटेल्ड में जाएं, यदि हम यूनिट 5th को और ब्रीफ में करें तो पार्ट ए की जो हमारा सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है, आप सभी को पता है। जब स्टेट है तो स्टेट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी हम पॉलिटी में यूज करते हैं उसकी बात करेंगे, जैसे राज्यपाल या गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात हमारी मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे हम राज्यपाल की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, विधानसभा की बात करें, उच्च न्यायालय, या हमारे 73वां या 74वां संविधान संशोधन के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थापित हमारे पंचायती राज सिस्टम एवं हमारा नगरीय प्रशासन आदि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं से प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से गवर्नर का रूल हमारे स्टेट में लागू होता है, गवर्नर की कौन कौन सी शक्तियां, अभी तक कौन कौन से गवर्नर हैं, उनमें से फर्स्ट गवर्नर कौन था, महिला गवर्नर कौन थी, है ना। मंत्रिपरिषद में बात करें, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, अंतिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य होते हैं आदि, हाई कोर्ट की बात करें, है ना। इस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आते हैं। जो दूसरा टॉपिक है यूनिट 5th का, वो है हमारा इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। जब इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है या फिर हमारा जो पेपर है उसमें चर्चा करेंगे। यूनिट 6 की जब हम बात करते हैं, यूनिट 6 हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, इन दोनों टर्म्स एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं, इसीलिए यूनिट 6 में इन दोनों को एक साथ रखा गया है। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की, राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारे सिलेबस की, तो हम सिर्फ उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित है। जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, 1919 एंड 1935। आप सभी को पता है कि 1919 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है ना, वो सीधे सीधे
नहीं आया, वो डायरेक्टली नहीं आया। उसके पहले बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं, चाहे हम बात करें 1909 का एक्ट, या हम बात करें हमारे जो इसके पहले जो भी एक्ट बने, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773 की बात करें, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें, ब्रिटिश इंडिया एक्ट की बात करें, चार्टर एक्टों की बात करें, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे एक्ट आए, तब जाके हमारे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 से आया एंड 1935 से आया, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गठित होता है या फिर हम संविधान बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान सभा की। संविधान सभा सडनली नहीं बनी है, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजरों से रही। संविधान सभा से संबंधित विभिन्न प्रश्न हैं, इसमें कौन सी प्रारूप समितियां हैं, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, अंतरिम सरकार कैसे बनी, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, इसका इलेक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कितने, है ना, कौन कौन सी इसमें हमारी समिट हुई आदि। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हमारी संघ की कार्यपालिका की बात करें। संघ की कार्यपालिका अर्थात जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से बॉडी है जो वर्क करती है, चाहे हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, है ना, या हमारे पार्लियामेंट की बात करें। पार्लियामेंट से रिलेटेड डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस आएंगे, लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड हमारे जो प्रश्न है उन दोनों में अंतर है, उन दोनों की शक्तियां पूछी जाती हैं, क्या क्या उनके पावर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड सिटीजन, है ना, ऑफ द सिटीजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो संविधान के भाग 3, 4 और 4 का में जो हमारे 3 से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक दैट बात करें, हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, चाहे हम बात करें मुख्य परीक्षा की या बात करें हमारे प्रारंभिक परीक्षा की। ये फंडामेंटल्स राइट्स हमारे कितने हैं, है ना, पहले कितने थे अब कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, है ना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से किस प्रकार भिन्न है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब हम बात करते हैं हमारे संविधान संशोधन की, तो अभी तक बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान संशोधन पढ़ना इसलिए कंपलसरी है कि हमारा भारतीय संविधान एक तरीके से मिश्रित संविधान है, जिसमें हम जब भी हमको जरूरत पड़ती है इसमें संशोधन करना है, हम संशोधन कर लेते हैं, ना, डिपेंड ऑन हमारी सरकार क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, उसके आधार पर हम संविधान संशोधन का प्रावधान करते हैं। इसमें से हमको मुख्य संविधान संशोधन का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे प्रथम संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन है, 10वां, 12वां, है ना, 21वां, 17वां, 24वां, ठीक है, 35, ऐसा 42, 44, है ना। इस प्रकार से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश का आप सभी जानते हैं कि जुडिशियरी सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि इंडिया का एक प्रॉपर सिस्टम के आधार पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट भारत में हमारे न्यू दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे हमारे इसकी नियुक्ति की जो प्रोसीजर है उस पर अध्ययन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करेंगे, जुडिशियल सिस्टम हमारा कैसा है उस पर चर्चा करेंगे। ये तो हुआ हमारे प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक्स की। आप कोशिश कीजिए इन टॉपिक्स को जितने अच्छे से आप अध्ययन कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। यदि इन्हीं टॉपिक्स यूनिट 5 और यूनिट 6 को जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको मेंस में काम पड़ेंगी। आप इन्हीं चीज़ों को ऐसा कोशिश कीजिए कि इनको डिटेल में पढ़ सकें। जितना आप विस्तृत बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, इन पर आप स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट इंटरव्यू और मेंस के लिए होगा, और प्रीलिम्स में तो होगा ही होगा। अब हमारी शुरुआत होती है मुख्य परीक्षा की। जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके 2 पार्ट हैं, एक पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट है और दूसरा इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है हमारे सेकंड पेपर का, सामान्य अध्ययन, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो जो टॉपिक्स हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है डायरेक्टली वो हमारे 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 हमारे डायरेक्टली संविधान से संबंधित है, जिसमें निर्माण है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक्सेट्रा। दूसरा हम बात करते हैं यूनिट 2 की, संवैधानिक संस्थाओं और राजनीति से संबंधित हमारे इसमें टॉपिक्स हैं। थर्ड जो यूनिट है हमारी वो है स्थानीय प्रशासन की, इसमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। अब इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना, यूनिट बाय यूनिट की। जब यूनिट 1 की बात करते हैं इसके 3 पार्ट हम डिवाइड कर लेते हैं। यूनिट 1 में हमारा पहला पार्ट है भारतीय संविधान की।
कि भारतीय संविधान कैसे बना, क्यों बना, अलग दूसरे संविधानों से किस प्रकार भिन्न है, अन्य संविधानों से इसमें क्या क्या समाहित किया गया, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, भारतीय संविधान के गठन के लिए हमने क्या क्या अध्ययन किया है, कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रमुख संशोधन क्या है। ये टॉपिक्स जो हमारे बृहद रूप से हमारे सिलेबस में दिए, इनको तो पढ़ना ही है, साथ में इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं आप उन पर भी अध्ययन कीजिए। जो हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन हम बात करें तो वो वैचारिक तथ्य है। वैचारिक तथ्य हमारे मीन्स की जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे संविधान का, उससे संबंधित उद्देशिका या प्रस्तावना की जब बात करते हैं कि किसी भी पुस्तक में प्रस्तावना क्यों दी रहती है, वैसे ही हमारे संविधान में प्रस्तावना का क्यों उल्लेख है, प्रस्तावना क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तावना का आधार क्या है, सेम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं, अध्याय 3 की बात करेंगे हम हमारे सिलेबस की, तो फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, है ना, इनके क्या विशेषताएं हैं, है ना, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक इनको डिवाइड किया गया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब बात करते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की बात करते हैं, तो ऐसे तथ्य जो राज्यों को प्रदान किए गए हैं, है ना, कि राज्यों को अब उनका कर्तव्य है कि उनको कार्य करना ही है। जैसे हम बात करें राज्यों को ये आधार दिया गया है कि आप पंचायतों की स्थापना करेंगे, आर्टिकल 40 यही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैचारिक तथ्यों की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो हमारे मौलिक ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ना, मौलिक कर्तव्यों की, उन पर चर्चा की गई। जिस प्रकार मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों के अधिकार है, राइट्स हैं, उसी प्रकार नागरिकों को हमारी कुछ ड्यूटीज में है जो उनको करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा संघवाद और केंद्र, यूनियनिज्म एंड सेंट्रल। जब बात करते हैं संघवाद और केंद्र की, तो राज्य हमारा आप सभी को पता है कि भारत जो राज्य हैं उनका संघ है ना, इन संघ है। तो जब हमारे राज्य और केंद्र के बीच क्या रिलेशन है, किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच रिलेशन हैं, चाहे हम प्रशासनिक संरचना के आधार पर बात करें, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर बात करें, जुडिशियल सिस्टम के आधार पर बात करें, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट और उच्च हाई कोर्ट की, दोनों को हमने इसमें व्यवस्था की गई है संघवाद के अंतर्गत। न्यायिक पुनर्वलोकन की जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू किसे कहा जाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन किसे कहा गया है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत और जनहित याचिका, ये सभी हमारे संघवाद या केंद्र के प्रावधान है ना। PIL की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका क्या उद्देश्य है, कौन दायर कर सकता है, न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म और न्यायिक पुनर्वलोकन में क्या अंतर है, ये हमारी पहली यूनिट होती है। आप इन यूनिट्स में आप टॉपिक बाय टॉपिक जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। आपको तो एक एक टॉपिक के नाम याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स हैं, वैचारिक तथ्यों के अंतर्गत हमारे कौन से टॉपिक्स हैं और संघवाद केंद्र के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स हैं। जब इन टॉपिक्स पर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंस में चीजें बहुत अच्छी होंगी। हम बात करते हैं हमारे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड क्या है, इस प्रकार हमारी यूनिट फर्स्ट हमारे संविधान के निर्माण से है, वैचारिक तथ्यों के आधार पर संघवाद और केंद्र से संबंधित है। उसी प्रकार यूनिट सेकंड हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर बात करती है। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भारत निर्वाचन आयोग है उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर गहन अध्ययन करेंगे। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जा रही है। यहाँ UPSC, MPPSC, नीति आयोग आदि पर चर्चा की जाएगी। UPSC देखो, यहाँ जो भी है नीति आयोग को छोड़ दिया जाए तो ECI, CAG, UPSC, MPPSC ये चारों के चारे हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं और जबकि नीति आयोग हमारा संवैधानिक संस्था है। तो इन दो संवैधानिक और संवैधानिक दोनों में काफी अंतर है। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख है। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं
जिनका गठन या स्थापना हम एक अधिनियम के माध्यम से करते हैं, एक एक्ट के माध्यम से करते हैं। ये तो है हमारी संवैधानिक संस्थाओं की बात। दूसरा हमारा यूनिट सेकंड का ही दूसरा पोर्शन है रोल ऑफ कास्ट, कि जो हमारा रोल है, जाति की बात करें, धर्म की बात करें, वर्ग की बात करें, निर्जाति की बात करें, इनका क्या रोल है हमारे ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स में। क्या कास्ट बेस हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स है, क्या वर्ग बेस हमारे पास इंडियन पॉलिटिक्स है, इन पर हम गहन अध्ययन करेंगे। लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, भाषा और लिंग इंडियन पॉलिटिक्स में कितना विभेद करता है, क्या इन दोनों शब्द, चाहे भाषा की बात करें या लिंग की बात करें, ये कहीं ना कहीं असमानता हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। मैं बात करता हूँ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की एंड वोटिंग बिहेवियर इन द इंडियन पॉलिटिक्स, कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, उनमें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसा है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको नेशनलिस्ट हमारे राष्ट्रीयता का दर्जा प्राप्त है, कितनी राज्य स्तरीय पार्टीज हैं, कितनी लोकल पार्टीज हैं, उनके क्या वर्क हैं, उनका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। हम बात करते हैं हमारे सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक मूवमेंट एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इशू। ये टॉपिक्स है हमारी यूनिट सेकंड की। इनमें जब हम बात करेंगे, आपको ये टॉपिक्स आपको टू द पॉइंट से याद होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं यूनिट सेकंड में। अब आती है हमारी यूनिट थर्ड। जब यूनिट थर्ड की बात करते हैं, यूनिट थर्ड है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नमेंट विथ रेफरेंस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं तो स्पेशली इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा स्थानीय प्रशासन का। स्थानीय प्रशासन, चाहे हम बात करें पंचायती राज सिस्टम्स की या नगरीय प्रशासन की, तो पंचायती राज सिस्टम हमारा 73वां संविधान संशोधन के आधार पर है और 74वां संविधान संशोधन के आधार पर हमारा नगरीय प्रशासन। इन दोनों पर गहन चर्चा करनी होगी, क्योंकि इन्हीं पर हमारे बेस हमको आगे कार्य करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक्स है यूनिट सेकंड में अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, मीन्स कि ऐसे कुछ अधिकार और ऐसे हमारे अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो हमको रिलेट करते हैं डायरेक्टली जनता से, जैसे कंपटीशन कमीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग। एक आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, कब गठित हुआ, क्यों गठित हुआ, इसके प्रावधान। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम जिसकी बात की जाती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत कंज्यूमर फोरम का प्रावधान है। उसका गठन क्यों किया गया, कहाँ किया जाता है। इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग की बात करते हैं। वुमेन्स कमीशन की बात करते हैं। महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है ना, राज्य स्तरीय महिला आयोग क्या है, कब गठन होता है, इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन है, SC/ST OBC कमीशन है, ये सभी NC/SC है, NC/ST है, NC OBC है, ये सब कमीशन अलग अलग है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सभी के सभी हमारे अकाउंटेबिलिटीज एंड राइट्स को निर्धारित करते हैं, जो कि हमारे दायित्वों को निर्धारित करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है कि किसी की सापेक्ष हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको देखने के लिए एक बॉडी है। इनसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन उठेंगे उन पर अध्ययन करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। इसी का यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, वो कैसे जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, क्या अकाउंटेबिलिटीज होना चाहिए, आदि पर हम चर्चा करेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
कि जो हमारे सिटीजन्स हैं किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सम्मिलित होते हैं, क्या गवर्नमेंट बिना हमारे सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से बन सकती है। इसी का नेक्स्ट स्टेप हमारा सीबीओ, एनजीओ और एसएचजी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस जो आएंगे उन पर गहन अध्ययन करेंगे कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, कौन से हैं, कहाँ से हैं, कैसे बनाए जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कैसे होती है, ये कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, किस किस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं हमारे एरिया में, सेल्फ हेल्प ग्रुप किस प्रकार से महिलाओं की सहायता कर रहा है आदि। रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडिया। वर्तमान समय आप सभी जानते हैं कि मीडिया का अहम रोल है, हमारे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। ये हमारी थर्ड यूनिट है। जब हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, है तो हमारा सेकंड पेपर पॉलिटी से रिलेटेड। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट हमारा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का है कि भारत के ऐसे हमारे विचारक जिन्होंने राज्य व्यवस्था से संबंधित चीज़ें पर अध्ययन किया, अपने विचार प्रकट किए। इसमें सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य का। जब हम बात करते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिन्होंने सबसे पहला ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, जो कि हमारे किससे संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो ऐसे 8 थिंकर्स हैं हमारे सिलेबस में जो पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं, साथ में ये सारे के सारे इंडियन हैं। इनमें से महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत को एकता के रूप में प्रयोगाया, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। ये 8 थिंकर्स हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इनके व्यूज जानेंगे, ये राजनीतिक रूप से क्या इनके विचार थे, किस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किए। ये हमारी यूनिट 4 है। यूनिट 5 की जब बात करते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन दोनों एक दूसरे के हमारे साथी हैं। अर्थ, प्रकृति और महत्व। प्रशासन और प्रबंधन का क्या अर्थ, महत्व है। विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है, इन दोनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका होती है। लोक प्रशासन के क्या सिद्धांत हैं, अवधारणा, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, प्रयोजन, संगठन के सिद्धांत। ये सभी टॉपिक्स हैं हमारी यूनिट 5 के, जो कि डायरेक्टली हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है। इसलिए हम इसको टॉपिक यूनिट बाय यूनिट अध्ययन करेंगे। यूनिट में भी हम सब टॉपिक्स में जाएंगे, सब टॉपिक बाय हम जब आप स्टडी करेंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। ये तो हुआ हमारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉलिटी का सिलेबस। जब इस सिलेबस के आधार पर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे तो आप 100% आप टॉप रैंक में लाएंगे, आप फील्ड में अपनी जनता के लिए काम कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।